नमस्कार और स्वागत है सुन लो यूपीएससी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, एक ऐसा विषय जो अक्सर अधिकारों की चर्चा में थोड़ा पीछे रह जाता है। बिल्कुल। हम सब अपने मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो खूब बात करते हैं, जानना भी चाहते हैं, जो जरूरी भी है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। सही कहा। वही कर्तव्य जो असल में राष्ट्र की नींव को मजबूत करते हैं। एक तरह से ये अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? एकदम सही। तो आज हम इन्हीं मौलिक कर्तव्यों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग IVA पार्ट 4A और उसमें दिए गए अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51A की। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। प्रीलिम्स, मेंस, एथिक्स, ऐसे हर जगह इसकी रेलेवेंस है। हाँ, और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम आर्टिकल 51A के हर क्लॉज को एक एक करके बारीकी से समझेंगे। हाँ, आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ, और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी के नजरिए से क्या महत्वपूर्ण है। कोशिश रहेगी कि ये चर्चा जानकारी भरी होने के साथ साथ थोड़ी दिलचस्प भी हो। बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी पर अहम बात। ये मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। इन्हें बाद में जोड़ा गया। ज्यादातर कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 का 42वां संशोधन। हाँ, और एक कर्तव्य बाद में 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 86वां संशोधन 2002। हम इन संशोधनों पर भी आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो क्यों जोड़े गए ये कर्तव्य? इनका मकसद क्या था? शायद यही कि नागरिकों को याद दिलाया जाए कि अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। देश के प्रति, समाज के प्रति एक संतुलन बनाने की कोशिश अधिकार और कर्तव्य के बीच। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 51A के मूल कथन से। हाँ, आर्टिकल 51A कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो। इस वाक्य पर ध्यान दे, कर्तव्य होगा, इट शैल बी द ड्यूटी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि एक संवैधानिक अपेक्षा है हर नागरिक से। सही। तो पहला कर्तव्य, क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए कहता है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। Abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. इसमें कई बातें हैं, पालन करना और आदर करना। अबाइड एंड रिस्पेक्ट, क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, बिल्कुल है। अबाइड मतलब संविधान के प्रावधानों, कानूनों का पालन करना, और रिस्पेक्ट मतलब सिर्फ पालन नहीं बल्कि दिल से सम्मान देना। किसके प्रति? संविधान के आदर्शों के प्रति। संविधान के आदर्श जैसे हमारे प्रियम्बल में लिखे आदर्श, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और बंधुता। ये हमारे संविधान की आत्मा है। इनका आदर करना। और संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ये वो संस्थाएं हैं जो हमारे लोकतंत्र को चलाती हैं। इनका सम्मान करना जरूरी है ताकि व्यवस्था बनी रहे। सही। और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर। हाँ, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इनके सम्मान के लिए नियम भी बने हैं, जैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, राष्ट्रगान बजते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना। ये सब इसी कर्तव्य का हिस्सा है। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को दर्शाता है। तो ये हुआ क्लॉज ए। ये तो बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। बिल्कुल, ये नागरिकता की पहली शर्त जैसी है। अब आते हैं क्लॉज बी पर। यह कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहां फिर से दो शब्द हैं, चेरिश यानी संजोना और फॉलो यानी पालन करना। संजोना मतलब उन्हें याद रखना, उन्हें महत्व देना। हाँ, और उससे भी बढ़कर उन्हें दिल में बसाना। उन आदर्शों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। और सिर्फ संजोना नहीं, फॉलो भी करना है, यानी उन पर चलना भी है। कौन से आदर्श, क्या उदाहरण हो सकते हैं? बहुत से हैं, जैसे
अहिंसा का आदर्श, सत्य का आदर्श, जिसका गांधी जी ने पालन किया, बलिदान की भावना, जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों में थी, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक न्याय, समानता, ये वो मूल्य थे जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को एक साथ जोड़ा। तो ये सिर्फ इतिहास का पाठ याद करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन मूल्यों को आज के जीवन में अपनाने की बात है। क्या हम आज भी अहिंसा का पालन करते हैं? क्या हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े होते हैं? क्या हम धार्मिक सहिष्णुता दिखाते हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए। बहुत गहरी बात है। ये आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। ठीक है, अब क्लॉज सी पर चलते हैं। ये कहता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रभुता, एकता और अखंडता। इनको फिर से सुने, प्रभुता, एकता, अखंडता। प्रभुता, एकता, अखंडता, इनका मतलब क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सॉवरेनिटी या प्रभुता का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी बाहरी शक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, और एकता, यूनिटी? यूनिटी मतलब हम सब भारतीय, चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के हो, एक है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना है। और अखंडता, इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का संबंध देश की भौगोलिक सीमाओं से है। मतलब देश का कोई भी हिस्सा उससे अलग नहीं हो सकता। देश की सीमाओं की रक्षा करना। तो ये कर्तव्य कहता है कि हमें इन तीनों चीजों की रक्षा करनी है और इन्हें अक्षुण्ण रखना है, मतलब बनाए रखना है। हाँ। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, इसमें दोनों शामिल है। हमें ऐसी किसी भी ताकत के खिलाफ खड़ा होना है जो देश की प्रभुता को चुनौती दे, या हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करे, या हमारी सीमाओं के लिए खतरा बने। इसमें नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? मतलब रक्षा करना तो सेना का काम है। सेना अपना काम करती है, लेकिन नागरिक भी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे अलगाववादी विचारों का विरोध करना, देश विरोधी अफवाहें न फैलाना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना ताकि देश अंदर से कमजोर न हो। ये सब इसी कर्तव्य का हिस्सा है। यानी ये सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, अंदरूनी खतरों से भी देश को बचाने की बात करता है। बिल्कुल, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अंदरूनी खतरों से ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सही। अब आते हैं क्लॉज डी पर। ये कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये क्लॉज सी से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त बात है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। हाँ, डिफेंड द कंट्री तो समझ आता है, लेकिन राष्ट्र की सेवा का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ मिलिट्री सर्विस की बात है? जरूरी नहीं, इसका अर्थ व्यापक हो सकता है। हाँ, अगर देश पर हमला होता है और सरकार नागरिकों से मदद मांगती है तो वो इसमें शामिल है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा का मतलब किसी भी राष्ट्रीय जरूरत के समय, जैसे कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई महामारी फैल गई, उस समय सरकार या समाज की मदद के लिए आगे आना भी हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ युद्ध के समय की बात नहीं है? नहीं, ये किसी भी तरह की राष्ट्रीय आपात स्थिति में नागरिक योगदान की बात करता है। When called upon to do so, जब जरूरत पड़े और सरकार या राष्ट्र आह्वान करे। हाँ, ये एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी की बात करता है। हाँ, कि जरूरत पड़ने पर आप पीछे नहीं हटेंगे, देश के लिए खड़े होंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज, क्लॉज ई। ये थोड़ा लंबा है। हाँ, और बहुत प्रासंगिक भी। ये कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। Promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities. Renounce practices derogatory to the dignity of women. इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा समरसता और भाईचारे की बात करता है। और ये भाईचारा कैसा होना चाहिए? जो हमारी विविधताओं, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, इन सब से ऊपर उठकर हो। भारत इतना विविध देश है, यहाँ इतनी अलग-अलग पहचानें हैं। ये कर्तव्य कहता है कि इन विभिन्नताओं के बावजूद या शायद इन्हीं की वजह से
हमें आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना है। ट्रांसेंडिंग डाइवर्सिटीज, विविधताओं से परे जाकर, ये कैसे संभव है? ये संभव है जब हम एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, धर्म का सम्मान करें, जब हम ये समझें कि हमारी भारतीय पहचान हमारी क्षेत्रीय या धार्मिक पहचान से बड़ी है, जब हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक दूसरे से मिलें। मुश्किल है, पर जरूरी है। बहुत जरूरी है। देश की एकता के लिए ये अनिवार्य है। और इस क्लॉज का दूसरा हिस्सा, स्त्रियों के सम्मान वाला। हाँ, ये कहता है रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन, यानी ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है, उन्हें ठेस पहुंचाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रथाएं इसके दायरे में आ सकती हैं? देखिए, ये बहुत व्यापक है। इसमें दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई आ सकती है, कन्या भ्रूण हत्या आ सकती है, घरेलू हिंसा के प्रति समाज की चुप्पी आ सकती है, महिलाओं को कमतर समझने वाली सोच आ सकती है, सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ होने वाला दुर्व्यवहार आ सकता है। कोई भी ऐसी परंपरा या व्यवहार जो महिला की गरिमा को चोट पहुंचाए, उसका त्याग करना हमारा कर्तव्य है। ये सिर्फ महिलाओं का कर्तव्य नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। पुरुषों का भी, महिलाओं का भी। समाज को मिलकर ऐसी प्रथाओं के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्लॉज ई सामाजिक सद्भाव और लैंगिक न्याय दोनों पर जोर देता है। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना प्रगतिशील है। आगे बढ़ते हैं क्लॉज एफ पर। ये कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। यहाँ एक खास शब्द है, सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर। अच्छा, इसको फिर से सुनिए, कंपोजिट कल्चर। सामाजिक संस्कृति, इसका क्या मतलब है? कंपोजिट कल्चर का मतलब है हमारी मिलीजुली संस्कृति। भारत में हजारों सालों से अलग अलग धर्म, नस्ल, भाषा, रीति रिवाज के लोग साथ रहते आए हैं। इन सब के मेलजोल से एक अनोखी संस्कृति बनी है, जिसमें विविधता भी है और एकता भी। गंगा जमुनी तहजीब इसी का एक उदाहरण है। अच्छा, तो जैसे अलग अलग धागों से मिलकर एक खूबसूरत कपड़ा बनता है, वैसी। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। यही है हमारी कंपोजिट कल्चर। ये क्लॉज कहता है कि हमें अपनी इस विरासत की वैल्यू समझनी है, इसका महत्व जानना है और इसे प्रिजर्व करना है, यानी बचा कर रखना है। कैसे बचा सकते हैं हम इसे? अपनी भाषाएं बोलकर, अपनी कलाओं को जिंदा रखकर, अपने त्योहारों को मिलजुल कर मनाकर, अपनी ऐतिहासिक इमारतों का सम्मान करके, अपनी परंपराओं की अच्छी बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाकर। ये सब तरीके हैं इसे बचाने के। ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ कर्तव्य है। हाँ, हमारी राष्ट्रीय पहचान। अब आते हैं क्लॉज जी पर। ये पर्यावरण से जुड़ा है। हाँ, और आज के समय में इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। क्लॉज जी कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers and wildlife and have compassion for living creatures. यहाँ भी दो बातें हैं, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना और इम्प्रूव यानी संवर्धन करना, बेहतर बनाना। किसका? प्राकृतिक पर्यावरण का, जिसमें जंगल, झीलें, नदियाँ, वन्यजीव सब शामिल हैं। हाँ, हमें सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचना ही नहीं है, बल्कि उसे सुधारने के लिए भी काम करना है। जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्रदूषण कम करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाना, ये सब इम्प्रूव करने के तरीके हैं। और इसमें एक और बात है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ये बहुत सुंदर बात है। ये सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं, बल्कि सभी जीवित प्राणियों, पशु, पक्षी, कीट, सबके प्रति दया और करुणा रखने की बात करता है। ये भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा भी है। बिल्कुल। बेजुबान जानवरों के प्रति संवेदनशील होना, उनकी देखभाल करना, उनके आवासों को नष्ट न करना, ये सब इसमें आता है। चिपको आंदोलन जैसे प्रयास इसी भावना से प्रेरित थे। ये कर्तव्य हमें प्रकृति और सभी जीवों के साथ सह अस्तित्व में रहना सिखाता है। एग्जैक्टली। चलिए अब क्लॉज एच देखते हैं। ये वैज्ञानिक सोच की बात करता है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज के लिए। क्लॉज एच कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
यानी साइंटिफिक टेम्पर। इसको फिर से सुनिए, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर। इसका क्या मतलब है? साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है तर्क और प्रमाण के आधार पर सोचना। किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना कि वो हमेशा से चली आ रही है या कोई बड़ा आदमी कह रहा है। सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना, सबूत मांगना, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहना, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अच्छा, और दूसरी बात, मानववाद यानी ह्यूमैनिज्म। इसको भी फिर से सुनिए, ह्यूमैनिटेरिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब इंसान और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना। धर्म, जाति, देश, इन सब से बढ़कर मानवीय मूल्यों को महत्व देना, सभी इंसानों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना। और तीसरी बात, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हाँ, यानी हमेशा नई चीजें सीखने की इच्छा रखना, इंक्वायरी, और समाज या खुद में बेहतरी लाने की कोशिश करते रहना, रिफॉर्म। ये मानना कि हम हमेशा सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, पुरानी पड़ चुकी या गलत बातों को बदलने की हिम्मत रखना। तो ये क्लॉज हमें एक तार्किक, मानवीय और प्रगतिशील नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, ये हमें जड़ता से निकालकर विकास की ओर ले जाता है। ठीक है, अब क्लॉज आई पर आते हैं। ये कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। ये बहुत सीधा और स्पष्ट कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी संपत्ति? हाँ, जैसे सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, रेलवे, बसें, पार्क, सड़कें, वो सब संपत्ति जो हम सबके टैक्स के पैसे से बनी है और हम सबके इस्तेमाल के लिए है, उसे सुरक्षित रखना। अक्सर देखा जाता है कि विरोध प्रदर्शनों में लोग गुस्से में आकर सरकारी बसों या ट्रेनों में आग लगा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। हाँ, और ये गलत है। ये हमारे अपने ही देश का नुकसान है। ये क्लॉज कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बात रखने के और भी तरीके हैं। और दूसरा हिस्सा है हिंसा से दूर रहें। एब्जॉर वायलेंस। एब्जॉर का मतलब है त्याग देना, पूरी तरह से छोड़ देना। यानी किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, उससे दूर रहना है। व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक रूप से भी शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रखना या विरोध करना। तो ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से भी जुड़ता है? काफी हद तक। एक सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सही बात है। अब हम आते हैं क्लॉज जे पर। ये क्लॉज उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस की बात करता है। क्लॉज जे कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। ये बहुत ही मोटिवेटिंग कर्तव्य है। ये कहता है कि हम जो भी काम करें, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, जैसे पढ़ाई, नौकरी, खेल, या सामूहिक स्तर पर, जैसे किसी टीम में, संस्था में, समाज में, हमें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सीलेंस हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। सतत प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट, मतलब लगातार कोशिश करते रहना है। हाँ, रुकना नहीं है। और क्यों करना है ये? ताकि राष्ट्र, हमारा देश लगातार आगे बढ़े, नई ऊंचाइयां छुए। तो अगर एक छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करता है, या एक वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है, या इसरो जैसा संगठन सामूहिक रूप से बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो वो सब इसी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति का अपना सर्वश्रेष्ठ देना राष्ट्र की प्रगति में योगदान देता है। ये क्लॉज हमें आलस छोड़कर मेहनत करके अपने काम में माहिर बनने के लिए प्रेरित करता है। ये एक तरह से कर्मयोग की बात करता है, अपना काम अच्छे से करना, आप कह सकते हैं। तो ये थे क्लॉज ए से जे तक के कर्तव्य। अब आता है क्लॉज के, जो आपने शुरू में बताया था कि बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये क्लॉज बाकी सबसे अलग है, क्योंकि ये मूल 10 कर्तव्यों का हिस्सा नहीं था। क्लॉज की कहता है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or, as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. यहाँ उम्र सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, 6 से 14 वर्ष। 6 to 14 years. इसको याद रखना जरूरी है। 6 से 14 वर्ष। 6 to 14 years. 6 to 14 साल। और ये कर्तव्य किसके लिए है? ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो माता पिता पेरेंट है या संरक्षक है, गार्डियन है,
उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे चाइल्ड या प्रतिपाल्य वार्ड यानी जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन पर है को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। ये क्यों जोड़ा गया और कब? ये जोड़ा गया संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। फिर से सुने, 86th अमेंडमेंट 2002। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। हाँ, और ये प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। अच्छा, इसे जोड़ने का मुख्य कारण था शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को मजबूत करना। इसी 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया। हाँ, आर्टिकल 21A। तो एक तरफ बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया और दूसरी तरफ माता-पिता या संरक्षक पर यह मौलिक कर्तव्य डाला गया कि वो बच्चों को स्कूल भेजें या शिक्षा के अवसर दें। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ गया। तो ये अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि इस उम्र के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की दिशा में। तो ये थे सभी 11 मौलिक कर्तव्य। अब जरा एक बार फिर से उस ऐतिहासिक संदर्भ पर बात कर लेते हैं। आपने बताया क्लॉज के 86वें संशोधन 2002 से आया। हाँ, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और बाकी के 10 कर्तव्य यानी ए से जे तक वो जोड़े गए थे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसने संविधान में बहुत सारे बदलाव किए थे। फिर से सुने, 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये कब से प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ 3 जनवरी 1977 से। डेट है 3 जनवरी 1977। 3 जनवरी 1977। इस संशोधन के समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, है ना? हाँ, ये संशोधन आपातकाल के दौरान ही पारित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। हालांकि समिति की सभी सिफारिशें मानी नहीं गईं। अच्छा, तो इन कर्तव्यों को लाने के पीछे उस समय की सरकार की सोच क्या थी? माना जाता है कि सोच ये थी कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाया जाए। ऐसा महसूस किया गया कि सिर्फ अधिकारों की बात होती है, कर्तव्यों की नहीं, जिससे राष्ट्रहित को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये था इनका इतिहास। अब अगर हम इन सभी 11 कर्तव्यों को एक साथ देखें तो इनका सार क्या है? एक नागरिक से क्या अपेक्षा की जा रही है? बिल्कुल, अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो देखिए, ये कर्तव्य हमें कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। हाँ, एक एक करके संक्षेप में बताएं। पहला, संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना। तीसरा, देश की एकता अखंडता की रक्षा। चौथा, देश की रक्षा और सेवा। पांचवा, भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान। छठा, अपनी मिलीजुली संस्कृति को बचाना। सातवां, पर्यावरण और जीवों की रक्षा। आठवां, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना रखना। नौवां, सरकारी संपत्ति बचाना और हिंसा ना करना। 10वां, हर काम में उत्कृष्टता का प्रयास करना। और 11वां, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना माता-पिता संरक्षक द्वारा। ये तो काफी विस्तृत लिस्ट है जिम्मेदारियों की, लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं? क्या इनका पालन ना करने पर सजा हो सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की तरह मौलिक कर्तव्य न्यायोचित नहीं है। मतलब आप सीधे कोर्ट जाकर किसी को इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करवा सकते या पालन न करने पर सीधे सजा नहीं दिलवा सकते। तो फिर इनका क्या महत्व है अगर ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है? इनका महत्व कानूनी से ज्यादा नैतिक और संवैधानिक है। पहली बात, ये नागरिकों के लिए एक तरह का रिमाइंडर है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। ये बताते हैं कि एक अच्छे नागरिक से क्या उम्मीद की जाती है। दूसरी बात, कोर्ट्स कई बार कानूनों की व्याख्या करते समय या किसी फैसले पर पहुंचते समय इन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हैं। वो देख सकते हैं कि कोई कानून इन कर्तव्यों को बढ़ावा दे रहा है या नहीं। अच्छा, तो ये इनडायरेक्टली कानूनों को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह।
कुछ कर्तव्यों को लागू करने के लिए अलग से कानून भी बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के लिए कानून है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ प्रथाओं को रोकने के लिए कानून है। तो उन कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा हो सकती है, भले ही वो मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के नाम पर ना हो। बिल्कुल। तो ये कहना कि इनका कोई कानूनी महत्व नहीं है पूरी तरह सही नहीं होगा, पर हाँ, मौलिक अधिकारों की तरह ये सीधे कोड द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। समझ गया। तो इनका मुख्य जोर नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी पर है। हाँ, ये अधिकारों के पूरक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकार अकेले नहीं आते, उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। एक आदर्श समाज और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा भारत के मौलिक कर्तव्यों यानी आर्टिकल 51A पर। उम्मीद है यूपीएससी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी श्रोताओं को इससे काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। हाँ, और ये सिर्फ परीक्षा के नजरिए से ही नहीं, बल्कि एक बेहतर जिम्मेदार नागरिक बनने के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ये असल में जीवन में उतारने के लिए है। बिल्कुल। अगर आप हर क्लॉज को, उसके पीछे की भावना को और उसके महत्व को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चर्चा को एक बार फिर से जरूर सुनिएगा। हाँ, कई बार सुनने से बातें और स्पष्ट हो जाती हैं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, आपको लगा कि इससे आपकी समझ बढ़ी है, तो इसे लाइक जरूर करें। और अपने दोस्तों, साथी, एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके विचार में आज के भारत में कौन सा मौलिक कर्तव्य सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है पालन करने में और क्यों, या फिर आप अपने जीवन में किस मौलिक कर्तव्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना दिलचस्प होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आप हमारे आने वाले और भी जानकारी पूर्ण चर्चाओं से जुड़े रह सकें। बिल्कुल। तो चलिए अब विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर हम सब, भारत के हर नागरिक, इन मौलिक कर्तव्यों का सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से पालन करें तो क्या भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बनने से कोई रोक सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद नहीं। कर्तव्य ही राष्ट्र की प्रगति का असली मार्ग दिखाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मौलिक अधिकार हमें शक्ति देते हैं, पर मौलिक कर्तव्य हमें दिशा दिखाते हैं। और बिना दिशा के शक्ति किस काम की? क्या बात है। इसी विचार के साथ धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।